120 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। सच कहूँ तो ज़्यादातर भारतीय ना तो नेपाली राजनीति से वाकिफ़ हैं और ना ही उनकी उसमें कोई दिलचस्पी है। नेपाल के बारे में कई स्टीरियोटाइप प्रचलित हैं कि वहाँ के लोग सौम्य, शांतिप्रिय और खुशहाल होते हैं, सद्भाव से रहते हैं और आमतौर पर भारत के अच्छे दोस्त हैं। यही कारण है कि दोनों देशों के बीच खुली सीमाओं के बाद भी उनका आपस में कोई टकराव नहीं हुआ। लेकिन इस सब के बावजूद नेपाल के युवाओं, खासकर जेन जी के उग्र विद्रोह ने वहां सरकार गिरा दी। सितंबर की शुरुआत में सरकार द्वारा कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध लगाने के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। इससे पता चलता है कि ऑनलाइन पीढ़ी से सोशल मीडिया छीन लेंगे तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर प्रतिबंध तो बस एक ट्रिगर था। विद्रोहों के पीछे भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, आर्थिक मंदी को लेकर गहरी कुंठाएं छिपी थीं। लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा था कि राजनीतिक कुलीन वर्ग विशेषाधिकारों का आनंद ले रहा है, जबकि आम नागरिकों के पास बहुत कम अवसर हैं। 2021 में हमारे एक और पड़ोसी देश श्रीलंका को भी मंदी का सामना करना पड़ा था। वहाँ जरूरी चीज़ों जैसे भोजन और ईंधन की भारी कमी के कारण यह स्थिति पैदा हुई थी। जबकि बांग्लादेश में 2024 में विद्रोह की चिंगारी 1971 के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों या कहें बांग्लादेश को आज़ाद कराने में मदद करने वाले लोगों के लिए 30% कोटा की बहाली से भड़की। तो आप पैटर्न समझ रहे हैं। हमारे 3 पड़ोसी देशों में हुए विद्रोह के 3 ट्रिगर थे: सोशल मीडिया बैन, किल्लत और बेरोजगारी। इन सभी मामलों में कुछ ऐसा हुआ था जो लोगों के रोजमर्रा की जीवन को प्रभावित करता था। भ्रष्टाचार और असमानता को लेकर भड़के व्यापक निराशा ने समाज के सभी वर्गों को सड़कों पर ला खड़ा किया। और हालांकि हम अभी नहीं जानते कि नेपाल के हालात आगे क्या मोड़ लेंगे, लेकिन इतिहास बताता है कि इस तरह के सत्ता विरोधी विद्रोह शायद ही कभी तत्काल सुधार लाते हैं। सबसे अच्छा तो यही है कि चीज़ों को उफान पर आने से पहले ही रोक दिया जाए। इसका मतलब है, एक तो उन तात्कालिक ट्रिगर्स को रोकना जो आंदोलन को भड़काते हैं, और दूसरा लोगों में पनपने वाली दीर्घकालिक निराशा से भरसक बचना। अच्छी बात यह है कि भारत में इस तरह के संकट का खतरा कम है। हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी, अधिक विविधतापूर्ण और गहरी है। हालांकि हम अभी तक एक आदर्श स्थिति में नहीं हैं। फिर भी कई लोगों के जीवन स्तर में कुछ साल पहले की तुलना में बहुत सुधार हुआ है। हाँ, निराशा भी है, लेकिन भारत में उसे व्यक्त करने के कई आउटलेट्स हैं। चुनाव, सोशल मीडिया, अदालतें और क्रियाशील कानून व्यवस्था। खाने पीने जैसी ज़रूरी चीज़ों की किल्लत की हमारे यहाँ फ़िलहाल तो कोई आशंका नहीं। वास्तव में आज हम करोड़ों लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ज़रिए मुफ्त राशन देते हैं। डेटा सस्ता है और भोजन भी। तो कुल मिलाकर भारत में ज़िंदगी इतनी बुरी नहीं है ना? यही कारण है कि हमारे यहाँ श्रीलंका, बांग्लादेश या नेपाल जैसी स्थिति बनने की संभावना कम ही है। हाँ, भारत की विशालता को देखते हुए स्थानीय स्तर पर यहाँ वहाँ कुछ उपद्रव जरूर हो सकते हैं। ऐसे में तैयार रहना ही बेहतर होगा। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न ना हों, स्थानीय स्तर पर नहीं और यकीनन केंद्रीय स्तर पर भी नहीं। ऐसा करने के लिए सरकार को 3 फैक्टर्स पर
नज़र रखनी चाहिए। इन्हें हम 3E कह सकते हैं। इकोनॉमी, विकास मायने रखता है। यदि जीडीपी वृद्धि दर 6% से ऊपर रहती है तो लोगों को अधिक अवसर दिखाई देंगे और वे बेहतर महसूस करेंगे। सौभाग्य से भारत ने हाल के वर्षों में मजबूत विकास देखा है। दूसरा, इक्वालिटी। इसमें आर्थिक, राजनीतिक और अवसरों की समानताएं शामिल हैं। कोई भी देश पूर्ण समानता प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन परिवर्तन की दिशा मायने रखती है। अवसरों की समानता के लिए हमारी योजनाओं को यह दिखाना होगा कि हमारी सरकार केवल विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की ही नहीं, बल्कि आम युवाओं को भी परवाह करती है। वहीं राजनीतिक समानता के लिए विपक्ष को खुलकर काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि उनकी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाई जा सकती है। तीसरा, इसेंशियल्स। हमारे पड़ोसी देशों में हुए विद्रोहों के मूल में लोगों को किसी न किसी आवश्यक वस्तु से वंचित कर देना था। आज कनेक्टिविटी भी रोटी, कपड़ा, मकान जैसी इसेंशियल चीज़ों में शुमार है। लोगों के लिए खाने पीने की चीज़ें और ईंधन के भंडार सुनिश्चित करना और व्यापक इंटरनेट शटडाउन से बचना संकटों को और बड़ा होने से रोकने में मदद करता है। हमारे पड़ोस में अराजकता हमारे लिए अच्छी नहीं है। इसके दुष्परिणाम अवैध प्रवास, अपराध, अस्थिरता के रूप में सामने आते हैं। क्षेत्र की एक बड़ी ताकत होने के नाते भारत को अपने पड़ोसी देशों में स्थिरता का समर्थन करना चाहिए, लेकिन सबसे बढ़कर हमें उनकी गलतियों से जरूरी सबक सीखने होंगे। अतीत में भारतीय राजनीति में जातिगत गठजोड़, घरेलू मुद्दे, नेतृत्व और अन्य संबंधित विषय ही चर्चा में रहते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आम जनता आर्थिक मुद्दों और विदेशी मामलों पर भी बातचीत कर रही है। एक समय था जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर चर्चा केवल विशेषज्ञों और शिक्षाविदों का ही विशेषाधिकार था, लेकिन आज ये सार्वजनिक बहस का हिस्सा बन गए हैं, जो मतदाताओं की बहस धारणा को प्रभावित कर रहे हैं। पहले लोग मानते थे कि इन मसलों का उनके दैनिक जीवन से दूर का जुड़ाव है, लेकिन अब यह परिदृश्य काफ़ी बदल गया है। विदेश नीति और आर्थिक मसले राजनीतिक संवाद और मीडिया कवरेज में केंद्र में आ गए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत के प्रबंधन को लेकर भी यह बदलाव दिखाई दिए। युद्ध जब शुरू हुआ तो हजारों भारतीय छात्र युद्धग्रस्त क्षेत्रों में फंसे थे। सरकार ने उन्हें निकालने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। उसकी तत्परता और मीडिया कवरेज ने वैश्विक संकट में भारत की निर्णायक कार्रवाई की क्षमता को उजागर किया। इस प्रयास ने विदेश में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को रेखांकित किया। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें।